नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ फिर उपस्थित हूँ राज्य व्यवस्था का पार्ट 3 लेकर। और जहाँ से मैंने कल आपको अपनी क्लास का समापन किया था वहीं से आज मैं शुरू करूँगा। जैसा कि कल मैंने आपको 1833 का चार्टर अधिनियम पढ़ाया था, उसके बाद आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि इस चार्टर अधिनियम के बाद और चार्टर तो आए, लेकिन इस बीच में क्या है, कुछ ना गवर्नर जनरल भी आए थे। कुछ गवर्नर जनरल आए थे और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम भी किए थे। क्यों ना मतलब एक मोटी मोटी निगाह उन गवर्नर जनरल के महत्वपूर्ण कामों पर डाल दी जाए। तो मैंने कल आपको लॉर्ड सर जॉन शोर पढ़ाया था। से 1798 तक। और मैंने आपको यही बताया था कि इनकी हस्तक्षेप नीति लागू थी। हस्तक्षेप नीति मैंने कल आपको ये बताया था कि इनकी नीति ये थी कि हमें मतलब किसी के काम में ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है और अपना शासन चलाए रखना है। तो इनका टाइम पीरियड भी केवल 5 ही साल था। उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। इनका मैंने आपको एक बताया था, मेन युद्ध बताया था 1795 निजाम और मराठों के बीच हुआ था। इनके टाइम पीरियड का युद्ध है। हालांकि इनका कोई रोल नहीं था इस युद्ध में, लेकिन इनके टाइम पीरियड का युद्ध है, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूँ। इसमें निजाम ने इनसे मदद मांगी थी सर जॉन शोर ने, लेकिन इन्होंने मदद के लिए भी मना कर दिया था, क्योंकि इनकी नीति हस्तक्षेप की नीति थी, तो इन्होंने मदद के लिए मना कर दिया। और इस युद्ध में निजाम बहुत ही कमजोर पक्ष होने के कारण मराठों की जीत हुई। जीत किनकी हुई? मराठों की हुई। तो और ये हुआ था खारदा का युद्ध। खारदा का युद्ध, ठीक है। अब इसी क्लास को मैं आगे बढ़ाऊंगा। देखो साथियों, मेरा केवल कहने का मतलब ये है कि आजकल जो हम बुक्स से पढ़ रहे हैं ना, कि हम नॉर्मल जो चीजें आती हैं एग्जाम में कि वही पढ़ लिया। अब क्या है कि एग्जाम का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है। अब जो एग्जाम कराने वाली संस्थाएं हैं वो भी थोड़ा क्या है कि अपने आप को उन्होंने बदल लिया। बदलने का मतलब ये है कि अब क्वेश्चन बहुत डीपली पूछे जाने लगे, जिनका मतलब जिन पर कभी किसी की निगाह नहीं दी, जिन पर कभी किसी का ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं। जैसे कभी खारदा का युद्ध का जिक्र आपने नहीं सुना होगा, हमने भी नहीं सुना था इससे पहले कभी, लेकिन अब इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बक्सर का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ये अब कोई नहीं पूछता, क्योंकि ये दरअसल क्या है, बहुत ही पुरानी चीजें हो चुकी हैं और सब इनको जानते हैं। ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गए, लेकिन नॉर्मल के बेस पर आप कंपटीशन कभी फाइट नहीं कर सकते। नॉर्मल के बेस पर आप बहुत ही पीछे रह जाओगे। तो अगर आपको कंपटीशन फाइट करना है, तो कंपटीशन फाइट करने के लिए आपको स्पेशल कुछ पढ़ना पड़ेगा, और स्पेशल में आपको इस तरह की ही पॉइंट उठाने हैं कि इस तरह की जानकारी कलेक्ट करनी है, जो जानकारी मतलब छुपी रहती है, हाइड रहती है, इनका कभी किसी की तरफ ध्यान नहीं जाता। तो मैं आपको इसके 1798 के टाइम पीरियड के आगे पढ़ाता हूँ। जो मेन चीजें हैं मैं केवल ब्लैक बोर्ड पर वही लिखता हूँ, और यदि आप इन्हें नोट करना चाहो तो केवल आप क्या गवर्नर जनरल का ये आप टाइम पीरियड नोट करो, इनकी नीति नोट करो, और इनका एक या दो मेन काम होते हैं वो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम शुरू हुआ। एक दो गवर्नर जनरल 1-2 महीने के लिए अगर बीच में आए भी हैं तो या तो कार्यवाहक रहे हैं वो, कि पोस्ट खाली हो गई, किसी को कार्यकारी बना दिया गया। तो कार्यकारी ने कोई ज्यादा कुछ काम तो किए नहीं, इसलिए उनको जिक्र करना भी बीच में हमने वाजिब नहीं समझा, और हमने कोई जिक्र किया भी नहीं है, इसलिए लॉर्ड वेलेस्ली का जिक्र कर रहे हैं। लॉर्ड वेलेस्ली, इनका टाइम पीरियड है 1798 से लेकर 1805 तक का। हम लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कामों के बारे में बातें करेंगे। इनकी जो पद्धति थी वो थी सहायक संधि पद्धति। सहायक संधि पद्धति मतलब ये क्या करते थे, ये कोलैबोरेशन करते थे, सहायक संधि करते थे। कि मान लो कोई भी मराठा
शासक है या कोई भी निजाम है या कोई मुगल शासक है, तो उससे क्या करते थे, अगर मान लो उसका साम्राज्य होता तो बंदर को, तो अगर उससे डायरेक्ट युद्ध भी नहीं किया तो सहायक संधि करते थे, सहायक संधि। इनके द्वारा किया गया कोई महत्वपूर्ण काम, तो इनके द्वारा महत्वपूर्ण काम इनके टाइम पीरियड में क्या हुआ था, इनके टाइम पीरियड में महत्वपूर्ण काम हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था इनके टाइम पीरियड में। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, ये 1799। देखो आंग्ल वर्ड जो है, इस आंग्ल का वर्ड है, वर्ड का मतलब है अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेजों के और मैसूर के शासक के बीच युद्ध हुआ था, 1799 में युद्ध हुआ था। उसके बाद इनके द्वारा किया गया कोई इनके टाइम पीरियड में हुआ दूसरा मेन काम था, तो सन 1800 में हुआ था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। क्या हुई थी, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। और कहाँ हुई थी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, तो ये कहाँ हुई थी, कोलकाता में, फोर्ट विलियम कॉलेज। अच्छा, कोलकाता में इनका मेन डेवलपमेंट का काम करते, क्योंकि इन्होंने कोलकाता को क्या बना रखा था, अपना इन्होंने व्यापार का केंद्र भी बना रखा था, कंपनी के लोगों ने और ब्रिटिश शासन ने भी। और दूसरा क्या था, ये उस समय कैपिटल के रूप में भी उभरा था, ये शहर कोलकाता शहर उस समय इनकी कैपिटल होता था। तो मेनली आदमी कहाँ डेवलपमेंट करता भाई, जो भी राज्य का मेन डेवलपमेंट होता है उसकी कैपिटल से शुरू होता। जैसा आप उत्तर प्रदेश की बात कर लो तो मेन डेवलपमेंट कहाँ होगा, आपको लखनऊ में बहुत डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि सेंटर में ही होती है कैपिटल मेन। और कैपिटल में जो इनका मकसद होता है डेवलपमेंट करने का, ये होता कि उस कैपिटल में ही शासक राजा या एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है और वही वो कंट्रोल करती है, वहीं से कंट्रोल करना शुरू करती है, इसलिए वहां डेवलपमेंट होना जो है ये सामान्य सी बात है। इसके बाद टाइम पीरियड शुरू होता, ये लॉर्ड वेलेस्ली का टाइम पीरियड 7 साल ही था, 1798 से 1805, सहायक संधि की पद्धति थी। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 इनके सामने हुआ था। और 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद बस केवल मुख्य मुख्य चीजें ही मैं यहाँ बोर्ड पे बताऊंगा, और मुख्य मुख्य चीजें ही आप नोट कर लो, और एग्जाम के पर्पज से वही काफी रहेंगी। लेकिन इनके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, और क्यों जरूरी है इसका जिक्र मैं आपको ये बताता हूँ कि देखो आजकल जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत डीपली पूछा जाता है, उसका मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे डीपली पूछा जाता। अभी जस्ट एक एग्जाम हुआ है 16 अगस्त को ही BEO का, और उत्तर प्रदेश में, और उसमें भी मतलब एक क्वेश्चन बहुत डीपली पूछा गया, अभी बताऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट, लॉर्ड जॉर्ज वार्लो, लॉर्ड जॉर्ज वार्लो 1805 से 1807 तक इनका टाइम था। लॉर्ड जॉर्ज वार्लो नेक्स्ट गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल कहाँ के थे, तो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, ठीक है। और इनका टाइम पीरियड था 1805 से 1807। इनके टाइम में मेन काम क्या हुआ, तो ये 2 साल ही रहे केवल, और उनके टाइम में केवल एक ही मेन काम हुआ 1806। और 1806 में क्या हुआ था, ये वेल्लोर का विद्रोह। और कौन सा विद्रोह था ये, तो सैनिक विद्रोह था, ये सिपाहियों के द्वारा ही विद्रोह किया गया था। बस इनके टाइम पीरियड की एक महत्वपूर्ण घटना यही है कि 1806 में इनके टाइम पीरियड में वेल्लोर का सैनिक विद्रोह हुआ। उसके बाद टाइम शुरू होता 1807 से 1813, ये होता है द लॉर्ड मिंटो का। से 1813 इनका टाइम पीरियड। देखो एक बार जैसे मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ने के साथ साथ आपको जो है इसको नोट करने के बाद एक बार रिवाइज जरूर करना, रिकॉल जरूर करना। अगर रिकॉल नहीं करोगे तो भूल जाओगे, रिकॉल करना बहुत जरूरी है।
अगर रिकॉल नहीं करोगे तो भूल जाओ, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि बहुत फेमस चीज है या बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। या तो आप इसका चित्रण अपने दिमाग में करो। चित्रण दिमाग में करने का मतलब ये है कि उसकी ही कल्पना करना, कल्पना करके थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। और कल्पना यदि आप नहीं कर सकते तो रिकॉल जरूर करो उस चीज को, एक बार दो बार, जितना जल्दी रिकॉल करोगे उतना जल्दी समझ में आएगा, उतना जल्दी याद भी होगा। लॉर्ड मिंटो के टाइम में क्या काम हुआ था? 1807 से 1813, ये 6 साल रहे थे बंगाल के गवर्नर जनरल। और इनके टाइम में क्या काम हुआ था? तो इनके टाइम में काम हुआ था, अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। बस एक यही काम इनके टाइम में मेन हुआ था, अमृतसर की संधि हुई थी। और किस किस के बीच हुई थी? तो महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मैटकोफ। चार्ल्स मैटकोफ कौन था? अंग्रेज प्रतिनिधि था, इनकी तरफ से गया था लॉर्ड मिंटो के टाइम में। तो महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मैटकोफ, इन दोनों के बीच में एक संधि हुई थी। संधि अमृतसर में हुई थी, इसलिए अमृतसर की संधि बोल दिया। कब हुई थी? 1809 में हुई थी। किसके टाइम में हुई थी? तो लॉर्ड मिंटो के टाइम में हुई थी। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस दिए हैं कि अमृतसर की संधि किस किस के बीच हुई? तो महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मैटकोफ के बीच हुई। किस समय में हुई? तो 1809 में हुई। और उस समय पे गवर्नर जनरल कौन था? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कोई भी नई घटना हो, स्पेशल घटना हो, कुछ अलग हो, तो पूछा जाता है कि उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड मिंटो, या था लॉर्ड मिंटो। ठीक है। उसके बाद ये 1813 की बात है। 1813 में आपका चार्टर अधिनियम आया था, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि 20 साल के लिए कंपनी को क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था व्यापार करने का, वाणिज्य करने का। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था कॉमर्शियल यूज के लिए, और पॉलिटी के लिए ब्रिटिश का अपना काम हो चुका था कि ब्रिटिश जो है वो पॉलिटी देखेगी और ये कंपनी आपका जो है वो कॉमर्शियल देखेगी। ये मैंने आपको कल बताया था। 1813 से 1833 20 साल के लिए कोलैबोरेशन होता है कंपनी को ब्रिटिश के बीच में। मतलब ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटिश संसद ने कंपनी को जो टाइम पीरियड दिया था व्यापार करने के लिए भारत में, वो 20 साल के लिए दिया था। तो उस बीच में कई गवर्नर जनरल आए, लेकिन उनके द्वारा कोई महत्वपूर्ण विशेष काम नहीं किए गए, तो इसलिए उनका जिक्र यहाँ मतलब नहीं किया गया। और अब उसके बाद एक बीच में गवर्नर जनरल आए, उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है। इनका टाइम पीरियड तो वैसे 1828 से और 1835 तक है। ठीक है। 1828 से 1835, लेकिन इनके टाइम पीरियड को दो पार्टों में बांटा गया। एक 1828 से 1833 और एक 1833 से 1835। क्यों बांटा गया दो पार्ट में? 1833 में ऐसे क्या हुआ कि 1833 में दो जगह बांट दिया गया? तो 1833 में क्या हुआ था? 1833 में आया था चार्टर अधिनियम। अब ये चार्टर क्या होता है? चार्टर का मतलब रूल रेगुलेशन, कोई नियमावली। तो क्या नियमावली आई थी? तो जो पहले आपका ये पहले कब 1784 पिट्स आया था, उससे पहले 1813 से पहले 1784 पिट्स इंडिया एक्ट आया था, उससे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या करा था? रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल को जो पावर दे दी गई थी, इसकी बम्बई प्रेसिडेंसी की भी मिल गई थी और इसको जो है मद्रास प्रेसिडेंसी की पावर मिल चुकी थी, और बंगाल का गवर्नर जनरल बन चुका था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है। 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट में बंगाल का गवर्नर जनरल पद बन गया था, 1833 में आकर वही पद जो है कन्वर्ट हो गया। किस में हो गया था? तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल अब तक हम बोलते थे, बंगाल का गवर्नर जनरल जो हम बोलते थे, ये किस में कन्वर्ट हो चुका था? भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है। जो अब तक हम पोस्ट बोलते थे 1833 से पहले 1833,
से पहले पहले हम बोलते थे कि बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब उस पोस्ट को जो चेंज कर देगा, ये बोल देगा भारत का गवर्नर जनरल। मतलब इनका अंग्रेजों का मेन मकसद ये हो चुका था, ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश लोगों का मेन मकसद ये हो चुका था कि अब तक हम बंगाल से पूरे देश को लीड कर रहे थे केवल बंगाल के नाम से, तो क्यों ना बंगाल के नाम से ना करके अब भारत के नाम से पूरे भारत को लीड करने की कोशिश की जाए। धीरे धीरे क्या होता कि शक्तियां छीड़ होने लगी थी, मराठों की शक्तियां भी छीड़ होने लगी थी, निजामों की शक्तियां भी छीड़। अब ये लोग आपस में युद्ध करते थे, आपस में युद्ध करते थे, तो सेना कमजोर सेना जिसकी होती थी वो हारता था। और क्या होता था, एक दूसरे के साथ लूट मारपीट और ये खून खराबा कत्लेआम। तो कुल मिला के क्या हुआ कि शक्तियां कमजोर होती चली गई, और अंग्रेज क्या करते चले, अंग्रेज इन चीजों का फायदा उठाते चले गए और ये अपना प्रभुत्व बढ़ाते चले गए। पहले बंगाल पर कब्जा किया, आप धीरे धीरे भारत पे कब्जा करना शुरू कर दिया, पूरे भारत पे इनका अपना शासन चलेगा। तो इसीलिए 1828 से 35 तक का टाइम होता था लॉर्ड विलियम बेंटिंग का, लेकिन 1828 से 33 तक तो ये बने रहे कौन, बंगाल के गवर्नर जनरल। किस नाम से बुलाया गया इनको, बंगाल का गवर्नर जनरल। जी का मतलब गवर्नर जनरल, ठीक है। लेकिन 1833 से 35 के बीच में कि कौन इनका नाम क्या हो गया, ये होगा भारत का गवर्नर जनरल। तो अगर क्वेश्चन आए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल 1833 से 1835 तक लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही रहा, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी 1828 से 33 तक कौन रहा था, ये आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग। देखो यहाँ से टाइम पीरियड इनका 1828 से 35 है, लेकिन 33 में आगे क्या हुआ, 33 में चार्टर अधिनियम लग गया। चार्टर अधिनियम में क्या हुआ कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, पोस्ट का नाम ही चेंज कर दिया गया। और 1833 तक ये बंगाल का गवर्नर जनरल रहा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और उसके बाद आऊंगा अभी ढाबे पे ना यार। हाँ, मैं बात कर रहा था कि बंगाल का गवर्नर जनरल ये होता था, लास्ट गवर्नर जनरल ये रहा था बंगाल का। उसके बाद भारत का गवर्नर जनरल पहला यही बन गया था, क्योंकि उस दौर में कौन था, यही बंगाल का गवर्नर जनरल था, और पोस्ट को चेंज कर देगा, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। 1833 की बात है, ठीक है। तो 33 से 35 जो इनका टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा भारत के गवर्नर जनरल के रूप में ये, और 35 तक जो रहेगा वो रहेगा बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में, ठीक है। इनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण काम किए गए, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो इन्होंने कई क्षेत्रों में काम किए। इन्होंने सामाजिक सुधार में काम किया, सामाजिक सुधार। अब सामाजिक सुधार इन्होंने क्या किया भाई, सामाजिक सुधार जैसे इसके वर्ड के नाम से ही जानते हैं कि समाज में सुधार है। समाज में कोई ना कोई कुरीति रही होगी, इस टाइम कोई ना कोई बुरी भावना, कोई कुरीति चल रही होगी, तो उसमें सुधार करना था। उसमें सुधार क्या किया, उसमें सुधार ये किया कि 1829 में इन्होंने राजा राम मोहन राय के साथ, इसलिए मैंने प्लस का सिंबल लगाया है, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का क्या किया, अंत किया। राजा राम मोहन राय काफी टाइम से सती प्रथा का अंत के लिए अपना जो है आंदोलन कर रहे थे, और उस चीज की तरफ लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ध्यान दिया, और इन्होंने 1829 में क्या किया कि सती प्रथा का अंत कर दिया। तो उस दौर का ये महत्वपूर्ण काम होता था, ठीक है, इसे नोट कर लेना। उसके बाद शैक्षणिक सुधार, उसमें एक सामाजिक सुधार और भी किया था इन्होंने में 1830 में, ये ठगी प्रथा का अंत किया था इन्होंने। क्या किया था, ठगी प्रथा का अंत। उस समय ठगी प्रथा भी चलती थी, भोले भाले भारतीयों को ठगना, आसानी से बहकाना, तो ये ठगी प्रथा का अंत भी इन्होंने कर दिया, और इसके बारे में इन्होंने सजा का प्रावधान कर दिया। इसलिए ठगी प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ही किया गया, ठीक है। शैक्षणिक सुधार भी किए इन्होंने। शैक्षणिक सुधार में क्या आएगा भाई, शिक्षा के बारे में कुछ ना कुछ किया होगा तभी तो शैक्षणिक सुधार हुआ होगा। तो शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या किया,
शैक्षणिक सुधार में इन्होंने 1835 में कमीशन बनाया, आयोग। क्या बनाया है? कमीशन। और कमीशन का हेड किसको बनाया? मैकाले को। तो इसलिए बोलते थे मैकाले शिक्षा आयोग। इसका गठन किया इन्होंने 1835 में। और इस आयोग को क्या करना था? मैकाले शिक्षा आयोग को क्या करना था? मैकाले शिक्षा आयोग को शिक्षा में जो भी सुधार होने हैं तो वो करने थे। और मैकाले शिक्षा आयोग ने क्या बताया था? अंग्रेजी भाषा की सिफारिश की थी। क्या किया था? अंग्रेजी भाषा की सिफारिश। सीधी सी बात है, भारतीय जो है अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से बहुत ही ज्यादा अनभिज्ञ थे, वो जानते नहीं थे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने एक शैक्षणिक सुधार करते हुए शिक्षा का एक आयोग बनाया। शिक्षा के आयोग का अध्यक्ष मैकाले बनाया, ठीक है। इसका हेड बना दिया गया मैकाले को। और 1835 में इनके टाइम पीरियड में 1828 से 1835 की बात है, 1835 में इन्होंने अपने टाइम लिए आयोग बनाया था। और इस आयोग ने सिफारिश की थी अंग्रेजी भाषा की सिफारिश, ठीक है। उसके बाद 1835 में इन्होंने कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। या आप शैक्षणिक सुधार कर लो, सामाजिक सुधार कर लो, मेडिकल कॉलेज बनाया था, ठीक है। शैक्षणिक सुधार यह है 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज बनाया था। क्या बनाया था? मेडिकल कॉलेज। देखो जो जितनी भी जानकारी वो मेन जानकारी, मुख्य जानकारी बात सुन लो। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल थे 1828 से 1835 के इनका टाइम में। 1828 से 33 तक ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। 1833 से 1835 तक ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ठीक है। शैक्षणिक सामाजिक सुधार में 1829 में राजा राम मोहन राय जो काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे थे सती प्रथा का अंत करने के लिए, तो सती प्रथा का अंत इन्होंने राजा राम मोहन राय के आंदोलन को देखते हुए 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया। 1830 में इन्होंने ठगी प्रथा का अंत कर दिया। फिर इन्होंने शैक्षणिक सुधार की। शैक्षणिक सुधार में 1835 में इन्होंने मैकाले शिक्षा आयोग का गठन कर दिया, मैकाले की अध्यक्षता में। और इस आयोग ने बोला कि अंग्रेजी भाषा की क्या कर दी? अंग्रेजी भाषा की सिफारिश कर दी इस आयोग ने, ठीक है। और 1835 में क्या हुआ? 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। मतलब इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया, समाज के क्षेत्र में भी काम किया, ठीक है। सामाजिक सुधार भी किए। उसके बाद अब हम बात करेंगे 1833 चार्टर अधिनियम की, क्योंकि 35 तक हम पहुंच चुके हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक तक। तो अब 1833 से आगे देखते हैं कि कौन कौन आए, क्या क्या हुआ, चार्टर अधिनियम में क्या क्या हुआ, ये हम बात करते हैं, ठीक है। 1833 का चार्टर अधिनियम। उसके बाद हम जो भी चीजें ये अपने भारत के गवर्नर जनरल, अब तो बंगाल के गवर्नर जनरल का पद खत्म करके भारत के गवर्नर जनरल बना देगा। तो अब बीच में जो भारत के गवर्नर जनरल आएंगे, जो मुख्य गवर्नर जनरल होंगे, जिन्होंने मुख्य कार्य किए होंगे, हम उनका यहाँ जिक्र करेंगे। उससे पहले हम जिक्र करते हैं 1833 का चार्टर अधिनियम। इसमें देख लेते हैं क्या क्या मुख्य काम हुए, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया 1833 के चार्टर अधिनियम में पहला मुख्य काम क्या हुआ? पहला मुख्य काम क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर जनरल का पद हो गया खत्म। और क्या बन चुका था? बंगाल के गवर्नर जनरल का पद खत्म होकर बन चुका था, वो ये कन्वर्ट होकर बन गया था भारत का गवर्नर जनरल। क्या बन गया था? भारत का गवर्नर जनरल। जी का मतलब, जी से मतलब गवर्नर, जी से मतलब जनरल, ठीक है। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। ब्रिटिश भारत का केंद्रीकरण, ब्रिटिश भारत का केंद्रीकरण दूसरा काम था। और क्यों था? क्योंकि ब्रिटिश ना अपने हाथ में मेन पावर अब लेना चाहते थे। तो ब्रिटिश क्या करते थे कि ब्रिटिश भारत का केंद्रीकरण किया है, मतलब सेंट्रल से पावर ऑपरेट करना, ठीक है। पूरे जैसे वृत्त होता है ना, वृत्त, और एक उसका सेंटर पॉइंट होता। तो इस तरह से ये कोलकाता को अपना सेंटर पॉइंट मानकर पूरे भारत को वहां से जो शासन करना चाहते थे, ऑपरेट करना चाहते थे। इसलिए ब्रिटिश भारत का केंद्रीकरण 1833 के चार्टर अधिनियम से शुरू हुआ। और उसके बाद इन्होंने इसमें मेन काम क्या हुआ था? पहले मैंने आपको बताया था कि जो बंगाल था, बंगाल प्रांत से जो मुंबई प्रेसिडेंसी के अपने रूल तो बनते थे, लेकिन इसके अंडर बनते थे बंगाल के।
तो मुंबई और मद्रास दो प्रेसिडेंसी थी, इनके रूल अपने बनते थे, लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल के सानिध्य में बनते थे, उनके अधीन ही बनते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया क्या, इन्होंने कर दिया कि आपका मुंबई, उस समय तो मुंबई नहीं बोलते थे, उस समय बम्बई बोलते थे। बम्बई और मद्रास, इन दोनों प्रेसिडेंसी मतलब इन दोनों प्रांत, ठीक है, इन दोनों प्रांत की क्या कर दी, विधायी शक्तियां समाप्त कर दी। क्या कर दी, विधायी शक्तियां समाप्त। विधायी का मतलब लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या होता है कि ये कोई भी नियम नहीं बनाएंगे। ठीक है, मुंबई और बम्बई और मद्रास दो प्रांत होते थे और इनके जो विधायी शक्तियां इनकी समाप्त कर दी। और विधायी शक्तियां किसके अंदर दे दी थी, ये विधायी शक्तियां दी थी बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत, और जिसका नाम क्या कर दिया ना, भारत का गवर्नर जनरल। मतलब भारत का गवर्नर जनरल के आपास इसकी जो विधायी पावर होता है। विधायी पावर का मतलब होता है लेजिस्लेटिव पावर। देखो हमारे यहाँ क्या, हमारा सिस्टम तीन तरह से काम करता। तीन तरह से कैसे काम करता, तीन शक्तियां हमारे यहाँ, एक लेजिस्लेटिव पावर, दूसरी है एग्जीक्यूटिव पावर और तीसरी है जुडिशरी। ठीक है, देखो ये तो लेजिस्लेटिव पावर क्या करती है, ये नियम बनाती है। नियम बनाने का काम विधायी शक्ति का है। एग्जीक्यूटिव उस नियम को इम्प्लीमेंट कराती, लागू कराती है। और जुडिशरी का मतलब ये है, जुडिशरी देखती है, इस नियम के बनने के बाद देखती कि ये नियम वैध है या अवैध है, लोगों के लिए किस हद तक ये हितकारी होगा, किस हद तक हितकारी नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव का काम है नियम को लागू कराना, जुडिशरी का काम है नियम की जांच करना, नियम वैध है या अवैध है, और लेजिस्लेटिव का काम है नियम बनाना। तो लेजिस्लेटिव पावर खत्म कर दी गई थी बम्बई की और मद्रास की। तो नियम बनाने का काम किसका हो चुका था, भारत के गवर्नर जनरल, नियम भी वही बनाएगा। ठीक है, जो इस 1800 चार्टर अधिनियम से पहले के जो नियम बने हुए थे, 1813 में भी कुछ नियम बने, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट में भी कुछ नियम बने, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में भी कुछ नियम बने। तो जो पहले के नियम होते थे ये कहलाते थे आपके, पहले जितने भी नियम बने थे वो हो गए, पहले वाले तो हो गए नियामक कानून। क्या हुए, नियामक कानून। और जो बाद के बने जितने भी नियम वो हो गए अधिनियम या एक्ट। क्या हुए, अधिनियम या इंग्लिश में अधिनियम को बोलते हैं एक्ट। ठीक है, तो पहले जितने भी 1833 के चार्टर अधिनियम से पहले जितने भी नियम बने थे, जितने भी नियम थे वो सारे नियामक कानून बन चुके थे। और 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद जितने भी नियम बनेंगे वो अधिनियम कहलाएंगे या एक्ट कहलाएंगे। ठीक है, यहां से इन्होंने डिफरेंस करके। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी क्या कर दी, व्यापारिक शक्तियां समाप्त। व्यापारिक शक्तियां समाप्त कर दी। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का मेन मोटिव क्या था, व्यापार करने के उद्देश्य से जुटाई थी। अब इन्होंने क्या कर दिया, 1833 के चार्टर अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक शक्तियां समाप्त कर दी। तो क्या कर दिया इन्होंने, इसे जो है प्रशासनिक काम दे दिया कि एडमिन पावर देखो अब आप। ठीक है, प्रशासनिक काम देखो आप। प्रशासनिक कार्य की देखरेख किसे दे दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी। व्यापारिक शक्तियां इसकी समाप्त कर दी। और सिविल सेवकों के चयन के लिए क्या कर दिया, खुली प्रतियोगिता कर दी। क्या कर दी, सिविल सेवकों का जो चयन होगा वो खुली प्रतियोगिता के माध्यम से होगा। भाई सिविल सेवकों का चयन खुली प्रतियोगिता के माध्यम से होगा तो इसका मतलब क्या है, ओपन एग्जाम होगा। ओपन एग्जाम होगा तो इसका मतलब क्या है, भारत की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। अब ओपन एग्जाम में ब्रिटिश गवर्नमेंट यदि ओपन एग्जाम कराएगी तो सीधी सीधी बात है कि इंग्लिश भाषा को तवज्जो जरूर देगी। तो इंग्लिश भाषा में तो जरूर होगा। तो इसलिए मैकाले आयोग का गठन किया गया इसी टाइम पे। और मैकाले आयोग ने क्या किया, अंग्रेजी भाषा की सिफारिश की कि क्यों ना, मतलब जब ओपन एग्जाम होगा सिविल सेवकों के लिए
तो इंग्लिश भाषा बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएगी। सिविल सेवकों के लिए हमारी पहली वीडियो है, हमारे यूपी एग्जाम वाली है इसकी, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सिविल सेवकों के लिए क्या कर दिया ना, खुली प्रतियोगिता कर दी भाई, भारतीय को मौका मिलेगा और खुली प्रतियोगिता होगी। तो इसीलिए उसी समय पे शिक्षा आयोग बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, और उसमें क्या करा था, अंग्रेजी भाषा की सिफारिश की थी कि जब खुली प्रतियोगिता होगी, खुला एग्जाम होगा, ओपन एग्जाम होगा, ओपन कंपटीशन होगा, तो भाई इंग्लिश भाषा मेन मानी जाएगी, खुली प्रतियोगिता। ठीक है, कहीं ना कहीं भारतीयों को मौका देने के लिए तो था, लेकिन इंग्लिश भाषा का प्रयोग भारतीयों के लिए उस समय पे बहुत ही कठिन होता था। और इसका विरोध किसने किया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, मैंने आपको पहले ही बताया इससे पहले कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल, ये कई पोस्ट हुई थी इन 4 अधिनियमों के अंतर्गत यही थी। तो एक होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस चीज का क्या किया? विरोध किया। और विरोध किया तो क्या हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसका होता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ब्रिटिश गवर्नमेंट में जब ये विरोध कर रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर विरोध कर रहा, तब इस चीज को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया। सिविल सेवकों के लिए जो खुली प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, और इसे क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, बस इसमें तो 1833 के 4 अधिनियम में मेन मुख्य बातें यही सारी थी। उसके बाद में इस बीच के आपको जो मेन गवर्नर जनरल थे, जो भारत के गवर्नर जनरल कन्वर्ट हो चुके थे, वो मैं आपको बताऊंगा। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1833 से 1835 तक का इनका टाइम था। 1833 से 1835 तक, यानी कि 1828 से 1835 इनका टाइम था। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है, 1828 से 1835। देखिए 1833 में क्या गया था? बीच में चार्टर अधिनियम आ चुका था। चार्टर अधिनियम में क्या हो गया? उससे पहले बंगाल का गवर्नर जनरल, बाद में भारत का गवर्नर जनरल। तो इसके बारे में तो मैंने आपको काफी कुछ बताई दिया। अब इसके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड। इनका टाइम पीरियड था 1836 से 1842। इनके द्वारा केवल 1 या 2 मुख्य काम किए गए। तो जो एक इनके द्वारा काम किया गया, इन्होंने क्या किया? चिकित्सा शिक्षा का प्रसार किया था, चिकित्सा क्षेत्र में प्रसार किया था इन्होंने। चिकित्सा विज्ञान का प्रसार, मतलब मेडिकल क्षेत्र में इनका काफी योगदान था। बाकी इनके द्वारा कोई मुख्य काम नहीं किया गया। और ये 6 साल भारत के गवर्नर जनरल है लॉर्ड ऑकलैंड। केवल इन्होंने मेन काम एक यही किया कि चिकित्सा विज्ञान में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो, ये 1842 से 1844 तक, केवल ये 2 साल रहे
और इनके द्वारा एक जो मुख्य काम किया गया वो किया गया दास प्रथा का अंत। क्या किया गया? दास प्रथा का अंत। पहले भारतीयों का जो है दमन होता था, दास बना के रखते थे, तो इसे दास प्रथा का इन्होंने अंत कर दिया। और कब किया था? 1843 में, 1843। ठीक है, इनके अपने टाइम पीरियड में एक मुख्य काम यही था 1843 में, दास प्रथा का। तो इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद लॉर्ड हेनरी होल्डिंग, केवल इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसलिए बता रहा हूँ, एक एक दो दो मुख्य बातें, कि मेन चीजें ही नोट करनी है। एग्जाम के पर्पज से जो जो मुख्य है बस वही आपको बताया जा रहा है। बाकी फालतू का तो देखो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं, फालतू का तो बहुत कुछ बुक में भी लिख रहा है, आप पढ़ने को पूरा उसमें टाइम लगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन मेन मकसद यही है कि इसे पढ़ने का कि आप जो है मुख्य मुख्य चीजें नोट कर लें और उसे एक दो बार रिकॉल जरूर करें, एक दो बार रिवाइज करें। रिवाइज करेंगे तो आपको गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड, गवर्नर जनरल का सीक्वेंस, काफी कुछ हद तक बहुत कुछ याद हो जाएगा। ठीक है। लॉर्ड हेनरी होल्डिंग, लॉर्ड हेनरी होल्डिंग का टाइम था 1844 से 1848। लॉर्ड हेनरी होल्डिंग के द्वारा किया गया मुख्य काम क्या था? नरबली प्रथा का अंत कर दिया था उन्होंने। क्या कर दिया था? पहले बलि चलती थी, नरबली, नरबली प्रथा का। देखो दोस्तों, लॉर्ड हेनरी होल्डिंग ने नरबली प्रथा का अंत किया। दास प्रथा का अंत 1843 में किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने, जिससे पहले मैंने आपको बताया। उससे पहले सती प्रथा का अंत 1829 में किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। और उसके जस्ट बाद 1830 में ठगी प्रथा का अंत ये किसने किया था? ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था। तो क्वेश्चन जो आता है वनडे एग्जाम में वो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये पूछ सकता है कि दास प्रथा का अंत किसने किया? 4 ऑप्शन दे देगा, तब उसमें आपको लॉर्ड एलन बरो। दास प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड एलन। सन भी पूछ सकता है, सन पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, सन भी पूछ सकता है। इसलिए मतलब क्या, उस गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड और उस गवर्नर जनरल के बीच का जो भी एक या दो महत्वपूर्ण काम है वो आपको जरूर याद करने। लॉर्ड हेनरी होल्डिंग रहे तो 4 साल थे, लेकिन मुख्य काम इनके द्वारा केवल एक ही किया गया था, नरबली प्रथा का अंत। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लॉर्ड डलहौजी, इसका नाम आपने काफी सुना होगा। भारतीय रेल के क्षेत्र में, डाक के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में लॉर्ड डलहौजी ने काम किया था। और इनकी प्रसार की नीति थी। किस चीज की नीति थी इनकी? प्रसार की नीति थी। अभी मैं इनके बारे में आपको काफी कुछ बताऊंगा। 1848 से 1856। देखो, अंग्रेजों का, ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश गवर्नमेंट का मेन मकसद क्या होता था कि जो गवर्नर जनरल भारतीयों का एक तरह से दमन करके और अपना शासन करता था, उससे ज्यादा टाइम रोकते थे। और जो गवर्नर जनरल कोलैबोरेशन के साथ, भारत के साथ कोलैबोरेशन करके रहता था, उसके बहुत कम टाइम रोकते थे। 1 साल 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 3 साल 5 साल। लॉर्ड डलहौजी, इसकी दमन नीति थी। दमन नीति क्या थी? इसकी हड़प नीति थी। कैसे? राज्य हड़प नीति थी। ये राज्य हड़प नीति थी। मतलब जो जो साइड इनके साम्राज्य के आसपास में जो जो छोटे छोटे प्रांत होते थे, और उसमें क्या होता था, किसी भी राजा का पुत्र नहीं होता था, वो तो दत्तक पुत्र लेने के लिए मान लिया वो कोशिश भी करते थे, दत्तक पुत्र को ये नहीं मानते थे वैध, और ये क्या करते थे, तो राज्य को हड़प लेते थे। जैसा झांसी की रानी की क्या था, उसका अपना पुत्र नहीं था तो उसने गोद लिया, तो गोद लेने के बाद इन्होंने क्या करते, झांसी को हड़प लिया था। तो इनकी जो नीति थी वो बहुत ही मतलब दमनकारी नीति थी। इनका टाइम पीरियड कितना? 8 साल। मतलब काफी टाइम तक ये गवर्नर जनरल है, भारत के गवर्नर जनरल। और इनके द्वारा किए गए काफी काम है जो महत्वपूर्ण काम है, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे पहले इन्होंने क्या किया? (1849) में पंजाब राज्य का भारत में विलय कर दिया। पंजाब राज्य का भारत में विलय। पंजाब उस समय अपना यूनिक प्रांत होता था, अलग होता था, इन्होंने पंजाब राज्य का भारत में विलय करके
कब की बात है? 1849, इनके टाइम पीरियड की बात है। दूसरा इन्होंने क्या मेन काम किया? गोद प्रथा इन्होंने निषेध कर दी थी कि गोद नहीं लेगा कोई भी, जो किसी राजा के कोई पुत्र नहीं होगा तो वो गोद नहीं ले सकता। गोद नहीं लेगा तो जब पुत्र नहीं होगा तो उसका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो राज्य हड़प लेंगे। इनके राज्य हड़प नीति थी, ठीक है। दूसरा इनके द्वारा किया गया मेन काम क्या था? सिक्किम पर अधिकार था। सिक्किम पर इन्होंने अधिकार करा। सिक्किम भी उस समय यूनिक होता था, तो सिक्किम को भी इन्होंने अपने आप में मिला दिया। सिक्किम पर अधिकार ये कब किया था इन्होंने? तो ये किया था 1850 में, ठीक है। तीसरा मेन काम इनके द्वारा क्या किया गया था? 1852 में लोअर बर्मा पर अधिकार। बर्मा का जो नीचे का पार्ट था उसे बोलते थे लोअर बर्मा, और पिगू उसके साथ वाला जो भाग था लोअर बर्मा और पिगू पर अधिकार। ये कब किया था इन्होंने? तो ये किया था इन्होंने 1852 में। देखो इसका टाइम पीरियड 1848 से 1856 था, 8 साल। सबसे पहले साल में 1849 में जस्ट अगले साल इन्होंने क्या किया था? पंजाब राज्य का भारत में विलय कर लिया। उसके जस्ट अगले साल सिक्किम पर इन्होंने अपना अधिकार 1850 में कर लिया। उसके जस्ट 1 या 2 साल के अंदर इन्होंने 1852 में क्या किया? लोअर बर्मा और पिगू, ये 2 यूनिक होते थे, छोटे छोटे प्रांत होते थे, तो इन्होंने इन पर भी अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। बर्मा का निचला पार्ट था। विलय की नीति थी इनकी। उससे पहले 1852 में इन्होंने क्या किया? विद्युत तार की जो शुरुआत की थी वो इन्होंने की थी। विद्युत तार की शुरुआत इन्होंने कब की थी? ये 1852 में की थी, 1852। और इन्होंने भारतीय रेल की शुरुआत भी इन्होंने की थी। ये तो क्वेश्चन आपने सभी ने पढ़ा होगा। भारतीय रेल की शुरुआत करने का श्रेय इसी पे जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। और कब की थी इसने भारतीय रेल की शुरुआत? तो भारतीय रेल की शुरुआत इसने 1853 में की थी। और ये आपने काफी पढ़ा होगा कि मुंबई से ठाणे के बीच पहली रेल चली थी। तो 1849, 1850, 1852, 1853, 5 के बाद इनके द्वारा किया गया छठा मेन काम था। 1854 में इन्होंने क्या किया था? वुड डिस्पैच नीति लगाई थी। क्या लगाई थी? वुड डिस्पैच नीति। आपने पढ़ा होगा वुड डिस्पैच घोषणा पत्र। तो ये इन्होंने वुड डिस्पैच नीति लगाई थी। इसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद शिक्षा का ही था कि प्राइमरी से और यूनिवर्सिटी तक, विश्वविद्यालय लेवल तक इनकी जो है वो शिक्षा की नीति चली, ठीक है। प्राइमरी से और विश्वविद्यालय तक, प्राथमिक शिक्षा था विश्वविद्यालय तक की जगह था वुड नीति। तो वुड डिस्पैच घोषणा पत्र ये शिक्षा के क्षेत्र में पूछा जाता। वुड डिस्पैच घोषणा पत्र कब का था? 1854 का था। किसके टाइम का था? लॉर्ड डलहौजी के टाइम का था, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए मुख्य काम ये थे। 1849 में इन्होंने ये किया, 50 में ये किया, 1849 में इन्होंने पंजाब राज्य का भारत में विलय कर लिया, 1849 में पंजाब राज्य का विलय कर लिया, 1850 में सिक्किम का कर लिया, 1852 में लोअर बर्मा का किया और पिगू का किया साथ में। 1852 में इन्होंने विद्युत तार की शुरुआत की थी। 1853 में इन्होंने भारतीय रेल की शुरुआत कराई थी। भारतीय रेल के क्षेत्र में यहीं से शुरुआत हुई थी, उसके बाद प्रसार होता चला गया। 1854 में वुड डिस्पैच नीति लागू की गई थी। ये शिक्षा के क्षेत्र में थी। तो शिक्षा के क्षेत्र में काम हो गया, रेल के क्षेत्र में काम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी में काम हो गया। बाकी कब्जे के इनके 3 क्षेत्र थे, पंजाब का विलय, सिक्किम का विलय और लोअर बर्मा पिगू का विलय। हड़प नीति भी थी। तो आज एक टॉपिक और है छोटा सा, वो और बताया तो हमारे एग्जाम के पर्पज से कैसे महत्वपूर्ण है, उसे वो और बताता हूँ मैं आपको। ये आजकल एग्जाम में देखो क्या पूछा जाता है। लॉर्ड डलहौजी का एक मेन काम था, मैंने आपको बताया राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति कैसी थी? राज्य हड़प नीति भी इनकी क्या थी? विलय की नीति। अब विलय भी इन्होंने काफी प्रांतों का, छोटे छोटे काफी प्रांतों का किया था। और विलय की नीति में सबसे पहले इन्होंने किया था सतारा का विलय। किसका किया था? सतारा का विलय। ये 1848 में किया था। सतारा होता था महाराष्ट्र का छोटा सा पार्ट होता था। आजकल महाराष्ट्र में ये सतारा नाम का शहर है। ये छोटा सा प्रांत होता था। सतारा का विलय इन्होंने 1848 में अपने राज्य में कर लिया था, भारत के गवर्नर जनरल होने के कारण। उसके बाद जैतपुर संबलपुर,
ये जैतपुर और संबलपुर, ये उड़ीसा का पार्ट है, जैतपुर संबलपुर दोनों। ये 1849 में इन्होंने अपने कब्जे में कर दिया था, 1849, ठीक है। 1848 में इन्होंने सतारा का विलय किया, 1849 में इन्होंने संबलपुर जैतपुर का विलय किया। मतलब 1848 में जैसे ही ये भारत के गवर्नर जनरल बना, इसने अपनी विलय की नीति, राज्य हड़प नीति शुरू कर दी। सतारा पे पहले कब्जा कर लिया, फिर जैतपुर संबलपुर पर अपना कब्जा कर लिया। उसके बाद नंबर 3 इनका जो अपना विलय में आया वो बघाट, ये बघाट क्षेत्र आया था, बघाट क्षेत्र। इसका विलय 1850 में किया। चौथे नंबर पे उदयपुर, उदयपुर का विलय शायद 1852, उदयपुर का विलय 1852 में किया, ठीक है। 4 प्रांतों का विलय कर लिया। 5वें नंबर पे, 5वें नंबर पे इन्होंने झांसी, झांसी की कहानी तो आपने झांसी की रानी कहानी सुनी थी कि उनका पुत्र नहीं था, तो इन्होंने विलय किया 1853 में। उसके बाद झांसी के बाद नागपुर 1854, सातवें नंबर पे इन्होंने विलय किसके किया था, करौली 1855 और अवध 1856। करौली 1855 और अवध 1856। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। लेकिन क्या है कि अभी तक क्या था, हमने डलहौजी के बहुत काम पढ़े, राज्य हड़प नीति तो पढ़ी, लेकिन राज्य हड़प में इसने किस किस राज्य पर कब कब कब्जा किया ये हमने नहीं पढ़ा था। देखो सतारा का इन्होंने कब्जा किया था 1848 में, जैतपुर संबलपुर का 1849 में, बघाट का 1850 में, सॉरी, उदयपुर का 1852 में, झांसी का 1853 में, नागपुर का 1854 में, करौली का 1855 में और अवध का 1856 में। अब देखो अभी जो 16 अगस्त को आपकी बीईओ का एग्जाम होता उत्तर प्रदेश में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि विलय का सिद्धांत, जहां विलय की नीति ये लिखा हुआ बोर्ड में, वहां का क्वेश्चन ये था कि विलय के सिद्धांत के अनुसार उसने 4 ऑप्शन दे रखे थे कि इन चारों का सीक्वेंस बताओ, काल के अनुक्रम में बताओ, कालानुक्रम के हिसाब से बताओ या सीक्वेंस में बताओ किस किस राज्य का पहले विलय किया गया। 4 ऑप्शन थे आपका, सतारा था, उदयपुर था, झांसी था और शायद नागपुर था। ये 4 ऑप्शन थे। इन 4 ऑप्शनों को बताना था कि भी सिक्वेंसली कि किसका पहले विलय किया गया। तो जब ज्यादा हम इसका मतलब क्या कि हम चीज को पढ़े होंगे जब तो बताएंगे भाई, ये तो चलो हमें पता कि झांसी का भी विलय हुआ था, उदयपुर का भी विलय हुआ था, लेकिन पहले किसका हुआ सीक्वेंस में पूछ रहा, काल के अनुक्रम में पूछ रहा। तो पहले सतारा का हुआ, फिर जयपुर संबलपुर का हुआ, फिर बघाट का हुआ, फिर उदयपुर का हुआ, फिर झांसी का हुआ, फिर नागपुर का हुआ, फिर करौली का हुआ, फिर अवध का हुआ। तो ये ऑप्शन के नाम था सतारा, उदयपुर, झांसी और नागपुर, ठीक है। तो आजकल क्या है कि आजकल एग्जाम का जो पेपर सेट कर रहे हैं वो टीम या समिति बहुत एडवांस हो चुकी है, वो बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछती है। हालांकि डलहौजी ने क्या रेल के क्षेत्र में भी काम किया था, डाक के क्षेत्र में भी काम किया था, विद्युत तार का इन्होंने शुरुआत कराई थी, वो भी इनका महत्वपूर्ण काम था। कई महत्वपूर्ण काम थे, सिक्किम का विलय करना था, सिक्किम का विलय किया था, पंजाब राज्य का विलय किया था, वो भी पूछ सकता था। भारतीय रेल का पूछता 95% लोगों से ठीक करते थे, लेकिन डलहौजी का क्वेश्चन तो उसने पूछा, लेकिन ये पूछा भाई विलय तो इसने किया राज्यों का, लेकिन विलय का सीक्वेंस बता दो किस किस का कब कब विलय किया, ठीक है। तो आज की मेरी जो क्लास है वो यही मैं अपना क्लास का विराम दूंगा। और दोस्तों जैसा कि आपको पहले बता दिया गया था कि हमारा जो YouTube चैनल है यूपी एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ अभी। यूपी एग्जाम वॉरियर्स ये यूट्यूब चैनल है हमारा, तो आप सभी लोग इसे जो है सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और जो ये वीडियो है और आप इसको जो है लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो में क्या है आपको महत्वपूर्ण जानकारी, जो मुख्य जानकारी थी सभी गवर्नर जनरल की, वो केवल प्रोवाइड कराई गई है और वो आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो धन्यवाद।